हेलो स्टूडेंट, मैं संजय चौहान, भूगोल का अध्यापक। आज हम बच्चों क्लास 11 का लेसन नंबर 5 खनिज और सेल जो टॉपिक है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, पिछले वीडियो के अंदर हमने जो प्रमुख खनिज की जो परिभाषा है और खनिजों की भौतिक विशेषता है उनके बारे में अध्ययन किया, और उसके बाद हमने खनिज है उनकी प्रमुख जो विशेषता है उनके बारे में पढ़ा, जैसे फेल्डस्पर, पायरोऑक्सिन, माइका, ओलिविन, इन सारे खनिजों के बारे में हमने जाना। और फिर उनका धरातल या भूपृष्ठ के निर्माण में कितना % योगदान है उसके बारे में जाना, और साथ में माइका है, एम्फीबॉल है और आपके फेल्डस्पर है, इसके अंदर कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं उनके बारे में भी जानकारी प्राप्त की। इसके अलावा हमने ये भी देखा बच्चों, प्रत्येक खनिज का उपयोग किसमें किया जाता है और वर्तमान जीवन में इन खनिजों का उपयोग कहाँ हो रहा है, उस सब के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। आज हम बच्चों खनिज और सेल टॉपिक के अंदर जो सेल हैं उस टॉपिक का विस्तार के साथ अध्ययन करेंगे। बच्चों, सेल मुख्य रूप से 3 भागों में बांटी गई हैं। पहली सेल का नाम है आग्नेय सेल, दूसरी का नाम है अवसादी सेल और तीसरी का नाम है रूपांतरित सेल। तो आपको पता होना चाहिए सेलों को कितने भागों में बांटा गया है? 3। पहली आग्नेय सेल, दूसरी अवसादी सेल, तीसरी रूपांतरित या कायांतरित सेल। इस तरह हम 3 प्रकार की सेलों की विस्तार के साथ हम जानकारी इस वीडियो के अंदर करेंगे। सर्वप्रथम हम बच्चों परिभाषा लेते हैं सेल की। किसकी परिभाषा लेते हैं? सेल। सेल क्या है? धरातल पर पाई जाने वाली कठोर व कोमल परत जो विभिन्न खनिजों से बनी होती है उसी को हम क्या कहते हैं? सेल। अब हम सर्वप्रथम आग्नेय सेल की विशेषताओं के बारे में जानेंगे। आग्नेय को लैटिन भाषा में किस नाम से जानते हैं? इग्निस। और इग्निस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है बच्चों? अग्नि होता है। क्या होता है? अग्नि। क्योंकि आग्नेय सेल का जो निर्माण है बच्चों वह ज्वालामुखी से निकलने वाले तप्त लावा से होने के कारण इसे इग्निस कहा गया, और इग्निस का अर्थ क्या हुआ? अग्नि होता है। फिर द्वितीय बिंदु को लेते हैं। आग्नेय सेल की रचना तप्त एवं तरल मैग्मा के शीतल होने से हुआ है, और आग्नेय सेल की जो रचना है या निर्माण है वो किससे हुआ? तप्त और तरल मैग्मा से। तप्त और तरल मैग्मा से हुआ है, और इसी से इसका निर्माण प्रक्रिया बनी है। सबसे पहले आप लावा क्या है? लावा क्या है? तो याद रखना, पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकला गर्म मैग्मा जब धरातल पर आकर ठंडा हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं? लावा। क्या कहते हैं बच्चों? लावा। पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकला गर्म मैग्मा जब धरातल पर आकर क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है, तो उसे लावा कहा जाता है। और फिर मैग्मा पूछ ले, मैग्मा क्या है? तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में ज्वालामुखी के निकलने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है? मैग्मा। पृथ्वी के आंतरिक भाग में ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ को हम क्या कहते हैं? मैग्मा। याद रखना बच्चों, पृथ्वी के आंतरिक भाग में ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है? मैग्मा कहा जाता है। पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकला गर्म मैग्मा जब धरातल पर आकर ठंडा हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? लावा कहते हैं। क्या कहते हैं?
लावा। और फिर इन तीनों प्रक्रियाओं से एक और कई बनती है, वो है ज्वालामुखी। क्या बनती है? ज्वालामुखी। तो आपसे पूछ ले ज्वालामुखी क्या है? ज्वालामुखी। तो याद रखना बच्चों, पृथ्वी के आंतरिक भाग में, पृथ्वी के आंतरिक भाग में जब तापमान अधिक हो जाने से चट्टानें पिघलकर मैग्मा के रूप में धरातल पर आकर लावा के रूप में ठंडी हो जाती है, उसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं बच्चों? ज्वालामुखी कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्वालामुखी। तो याद रखना, पृथ्वी के आंतरिक भाग में जब तापमान अधिक हो जाने से चट्टानें पिघलकर मैग्मा के रूप में धरती पर आकर लावा के रूप में ठंडी हो जाती हैं, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ज्वालामुखी। और पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकला हुआ गर्म मैग्मा जब धरातल पर आकर ठंडा हो जाए तो उसे लावा, और मैग्मा पृथ्वी के आंतरिक भाग से ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है? मैग्मा। ये तीनों पॉइंट है बहुत ही आग्नेय सेल के रूप में महत्वपूर्ण माने जाते हैं। आग्नेय सेल को प्राथमिक सेल भी कहा जाता है। आग्नेय सेल को प्राथमिक सेल इसलिए कहा जाता है क्योंकि बच्चों तीनों सेलों में से सबसे पहले किस सेल का निर्माण हुआ है? आग्नेय सेल का हुआ, इसलिए इसे क्या कहते हैं? प्राथमिक सेल, प्राइमरी सेल। आग्नेय सेल कठोर होती है। आग्नेय सेल क्या होती है? कठोर होती है, क्योंकि इस चट्टानों में जोड़े कम पाए जाते हैं, क्योंकि इसके बीच में जो जोड़े होते हैं या दरारें होती हैं वो कम देखने को मिलते हैं। आग्नेय चट्टान रवेदार और दानेदार होती है। आग्नेय चट्टान रवेदार भी होती है और कैसे होती है? दानेदार भी होती है। याद रखना, आग्नेय चट्टान किस रूप में होती है? रवेदार और दानेदार। परंतु रवों की बनावट में भी पर्याप्त अंतर पाया जाता है, और लेकिन रवों की जो बनावट है उसके अंदर भी क्या पाया जाता है? अंतर देखने को मिलता है। अगला बिंदु, आग्नेय सेल में परतें नहीं पाई जाती है। जिस प्रकार अवसादी सेल में परतें पाई जाती हैं, उसी प्रकार बच्चों आग्नेय सेल में क्या नहीं पाई जाती हैं? परतें नहीं पाई जाती हैं। क्या नहीं पाई जाती है? परतें नहीं पाई जाती हैं। आग्नेय सेल का रासायनिक अपक्ष से बहुत कम होता है, और आग्नेय सेल का यदि रासायनिक अपक्ष से पढ़ते हैं तो वो क्या होता है? बहुत ही कम। आपको यदि पूछ दिया जाए अपक्ष क्या है, तो अपक्ष की सीधी सी परिभाषा है बच्चों, कोई डिफिकल्ट परिभाषा भी नहीं, नॉर्मल परिभाषा है, क्योंकि अपक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है आग्नेय सेल का। अपक्ष, तो अपक्ष की यदि परिभाषा पूछते हैं तो सीधा लिखना भौतिक व मानवीय, भौतिक व मानवीय कारकों के कारण चट्टानें अपने मूल स्थान पर ही टूटकर बिखर जाती है। उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? अपक्ष कहते हैं। याद रखना बच्चों, भौतिक व मानवीय कारकों के कारण चट्टानें अपने मूल स्थान पर ही टूटकर बिखर जाती हैं, उसे क्या कहते हैं? अपक्ष, या अम्लन भूस्खलन का रूप के रूप में देख भी सकते हैं। अपक्ष में भौतिक कारक में सूर्य, तापमान और वर्षा ये भी हो सकता है, और मानवीय कारक में आपने देखते हैं कि हम दिन प्रतिदिन पहाड़ों को काटकर हाईवे बना रहे हैं, रेलवे पटरियां बिछा रहे हैं, जिसके कारण कभी कभी चट्टानें अपने मूल स्थान पर टूटकर क्या हो जाती है? बिखर जाती है। तो ये अपक्ष का कारण हो जाता है। आग्नेय सेल में जीवाश्म नहीं पाए जाते। आग्नेय सेल में क्या नहीं पाए जाते हैं? जीवाश्म। क्यों? क्योंकि ये किसका निर्माण से हुई है? अग्नि से, और अग्नि के अंदर यदि कोई जीवाश्म होता है तो वो भी जलकर समाप्त हो जाए, इसलिए इसमें जीवाश्म
नहीं देखने को मिलता है। अब जीवाश्म क्या है? जीवाश्म यदि अपन इसका संधि विशेष भी करें तो वो बनता है जीवों के अंश या जीव प्लस अंश। तो जीवों के अंशों को मर्द जीवों के अंशों को जीवाश्म कहा जाता है। मर्द जीवों के अंशों को क्या कहा जाता है? जीवाश्म। चाहे वो पेड़ पौधे की पत्तियां हो, चाहे जीवों के कोई भी अंश हो, वो क्या कहलाते हैं? जीवाश्म कहलाता है। तो याद रखना जीवाश्म किसे कहते हैं? तो मर्द जीवों के अंशों को क्या कहा जाता है? जीवाश्म कहा जाता है। आग्नेय सेल में संधियां निचले भाग की अपेक्षा ऊपरी भाग में अधिक पाई जाती है। आग्नेय सेल के अंदर क्या पाई जाती है? संधियां। और वो संधियां निचले भाग की तुलना में कौन से भाग पर अधिक देखने को मिलती है? ऊपरी भाग पर अधिक देखने को मिलती है। निचले भाग की तुलना में ऊपरी भाग पर आग्नेय सेल में संधियां ज्यादा देखने को मिलती है। तो इस तरह आपने देखा बच्चों कि आग्नेय सेल की प्रमुख विशेषता क्या है। फिर हम देखते हैं आग्नेय सेल का वर्गीकरण। आग्नेय सेल के जो वर्गीकरण को मुख्य रूप से उत्पत्ति के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। याद रखना बच्चों, आग्नेय सेल की उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण किया गया, तो इसे कितने भागों में बांटा गया? दो। एक पातालीय सेल और एक मध्यवर्ती सेल। एक पातालीय सेल, एक मध्यवर्ती सेल। अब आप सबसे पहले हम लेते हैं पातालीय आग्नेय सेल क्या है। सवाल आ जाए पातालीय आग्नेय सेल क्या है, इसमें लिखेंगे जब मैग्मा पृथ्वी के भीतर बहुत गहराई में धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। देखो, जब मैग्मा धरातल के आंतरिक भाग में बहुत ज्यादा गहराई में धीरे धीरे क्या हो जाए? ठंडा हो जाए और बड़े आकार के रवे बनते हैं। और उसमें रवे कैसे होते हैं? बड़े बड़े आकार के होते हैं। तो उस सेल को हम क्या कहते हैं? पातालीय सेल। क्या कहते हैं बच्चों? पातालीय सेल। तो याद रखना पातालीय सेल का उदाहरण क्या है? ग्रेनाइट है। क्या है? ग्रेनाइट है, जो पातालीय सेल के उदाहरण के रूप में जानी जाती है। तो याद रखना बच्चों पातालीय सेल की परिभाषा क्या हुई? जब मैग्मा पृथ्वी के भीतर बहुत अधिक गहराई में धीरे धीरे ठंडा हो जाते हैं और बड़े आकार के रवे बनते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? पातालीय सेल। क्या कहते हैं बच्चों? पातालीय सेल। अब हम लेते हैं मध्यवर्ती सेलें कौन कौन सी है। तो मध्यवर्ती सेलें प्रमुख है। मध्यवर्ती सेल का पहला रूप बैतोलिक सेल के रूप में होता है। किस रूप में होता है बच्चों? बैतोलिक सेल। अब बैतोलिक सेल क्या है उसके बारे में देखो। धरातल के आंतरिक भाग में गुंबद नुमा आग्नेय सेल को क्या कहा जाता है? बैतोलिक। याद रखना बच्चों, धरातल के आंतरिक भाग में गुंबदनुमा आग्नेय सेल को क्या कहा जाता है? बैथोलिक। क्या कहा जाता है? बैथोलिक। तो परिभाषा याद रखना, धरातल के आंतरिक भाग में गुंबदनुमा आग्नेय सेल को क्या कहा जाता है? बैथोलिक। फिर बाद में लेकोलिथ। क्या नाम है? लेकोलिथ। देखो, ये पर्दा सेलों के अंदर पाई जाती है। धरातल के आंतरिक भाग में परतदार सेलों के बीच पाई जाने वाली आग्नेय सेल को क्या कहा जाता है बच्चों? फैकोलिथ कहा जाता है। फिर लेकोलिथ कहा जाता है, फिर है फैकोलिथ। कौन सी है? फैकोलिथ। तो आपको याद होना चाहिए, धरातल के आंतरिक भाग में पर्दा सेलों के बीच में जो सेल होती है उसी को हम क्या कहते हैं? लेकोलिथ। क्या कहते हैं? लेकोलिथ। फिर बाद में अपने आती है फैकोलिथ। तो फैकोलिथ की सीधे से याद रखना है कि धरातल के अंदर अवनति व अभिनति के रूप में पाई जाने वाली
क्या कहा जाता है? फैकोलिथ। धरातल के अंदर अपनति मतलब ऊपर की तरफ उठना, अपनति और अभिनति नीचे की तरफ धंसना, इस तरह रूप में पाई जाने वाले सेल को क्या कहा जाता है? फैकोलिथ कहा जाता है। फिर अगली है लेपोलिथ। क्या है? लेपोलिथ। लेपोलिथ तस्त्री रूप में पाई जाती है। कैसी होती है? तस्त्री रूप। लेपोलिथ धरातल के आंतरिक भाग में तस्त्री नुमा आग्नेय सेल को क्या कहा जाता है बच्चों? लेपोलिथ। क्या कहा जाता है? लेपोलिथ। याद रखना, धरातल के आंतरिक भाग में तस्त्री नुमा आग्नेय सेल को क्या कहा जाता है? लेपोलिथ। फिर है सील। सील जो होती है या सीट, सील या सीट, ठीक है। धरातल के आंतरिक भाग में चादर की तरह पाई जाने वाली आग्नेय सेल को क्या कहते हैं? सील या सीट। पर्दा की जगह हम चादर की जगह पर्दा शब्द का भी हम प्रयोग कर सकते हैं बच्चों। तो धरातल के आंतरिक भाग में पर्दा की तरह पाई जाने वाली आग्नेय सेल को क्या कहा जाता है? सील या सीट। तो आपने देखा कि धरातल के आंतरिक भाग में बेतोलिक, लेपोलिथ, फैकोलिथ, लेपोलिथ और सील और सीट, तो ये सारी सेलें देखने को मिलती है। फिर है डाइक। तो डाइक की अपन मैं यही परिभाषा लिख देता हूं, धरातल के आंतरिक भाग में दीवार की भांति जब मैग्मा ठंडा हो जाता है, उस आग्नेय सेल को क्या कहा जाता है? डाइक। क्या कहा जाता है बच्चों? डाइक। तो आपने देखा बच्चों, ये सारे आग्नेय मध्यवर्ती जो सेलें हैं, आग्नेय सेल, इसके उदाहरण हैं और उन्हें उसकी परिभाषा लिखी है। अब है औषधि सेल। औषधि सेल किसे कहते हैं? सर्वप्रथम जो सेलों का निर्माण नदियों के द्वारा या भौतिक कारकों के द्वारा या मानवीय क्रियाओं के द्वारा लाए गए औषधों के जमाव के कारण होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? औषधि सेल। क्या कहते हैं बच्चों? औषधि सेल। देखो, औषधि चट्टान का निर्माण औषधों के फलस्वरूप होता है। औषधि चट्टानों का निर्माण किससे होता है? औषधों के कारण होता है। देखो, औषधि सेल को क्या कहते हैं? सेडिमेंट्री। जो लैटिन भाषा के कौन से शब्द है? सेडिमेंटम्स शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है नीचे बैठना। क्या अर्थ होता है बच्चों? नीचे बैठना। तो याद रखना, औषधि चट्टान का निर्माण है वो औषधों से हुआ है और इसे अंग्रेजी भाषा में सेडिमेंट्री कहते हैं और लैटिन भाषा में से सेडिमेंटम शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है क्या बच्चों? नीचे बैठना। क्या अर्थ होता है? नीचे बैठना। इनका निर्माण जीवाश्म और वनस्पति के समूह से होता है और औषधि सेलों का जो निर्माण है वो किससे होता है? जीवाश्म और वनस्पतियों के इकट्ठा होने से होता है। अगला, औषधि चट्टान भूपृष्ठ के सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाती है। याद रखना, भूपृष्ठ के सबसे ज्यादा कौन सी चट्टान पाई जाती है? औषधि चट्टान। लगभग 75% भाग पर औषधि चट्टानों का समावेश है। अगला बिंदु, भूपृष्ठ का लगभग 75% भाग औषधि सेल से आवृत है। और भूपृष्ठ का लगभग कितने परसेंट? 75% जो भाग है वो किससे बना हुआ है? औषधि सेलों से बना या औषधों से निर्मित है। तथा शेष 25% भाग पर आग्नेय और रूपांतरित
चट्टानें पाई जाती है। देखो 75% भाग पर तो क्या है बच्चों, अवसादी चट्टान। क्या है, अवसादी। लेकिन आग्नेय चट्टान कितने परसेंट भाग पर है, सिर्फ 25% पर आग्नेय और रूपांतरित दोनों सेलों का समावेश पाया जाता है। अवसादी सेलों में परतें पाई जाती है। अवसादी सेलों में क्या पाई जाती है, परतें। ठीक है, परंतु ये सेल रवेदार नहीं होती है। परंतु इनके अंदर क्या नहीं पाई जाती, सेलों में रवे नहीं पाए जाते। याद रखना, ये सेलें पर्दा तो होती है लेकिन इसमें क्या नहीं पाए जाते, रवे नहीं पाए जाते। अब हम अगले बिंदु की बात करें, अवसादी सेलों में संधियां और जोड़े पाए जाते हैं। अवसादी सेलों के अंदर क्या होती है, संधियां और जोड़े पाए जाते हैं। परतों के अंदर संधियां और जोड़े देखने को मिलते हैं। इन सेलों का अपरदन अपेक्षाकृत तीव्र गति से होता है, और ये जो सेल है सॉफ्ट होती है, इसलिए इसका अपरदन क्या होता है, तेजी से होता है। तो यदि आपने पूछ ले अपरदन क्या है, तो याद रखना नदियों, सीधा शब्द लिखते हैं भौतिक कारक, जैसे नदी, हवा। क्या है, नदी, हवा। भौतिक कारकों तथा मानवीय कारकों के कारण मिट्टी व चट्टानों का कटाव क्या कहलाता है बच्चों, अपरदन कहलाता है। क्या कहलाता है, अपरदन। ध्यान रखना, भौतिक कारकों जैसे नदी, हवा तथा मानवीय कारकों के कारण मिट्टी व चट्टानों का क्या हो जाता है, अब कटाव हो जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, अपरदन कहते हैं। ये सेलें मुलायम होती है, और जो अवसादी सेल होती है वो क्या होती है, मुलायम होती है। तो बच्चों आपको मालूम होना चाहिए, इन बिंदुओं के ऊपर काफी बार सवाल पूछे जाते हैं। जैसे परिभाषा के रूप में पूछ दिया बेतौलिक क्या है, ठीक है, तो सीधा लिखना धरातल के आंतरिक भाग में घूमननुमा आग्नेय सेल को क्या कहा जाता है, बेतौलिक। फिर यदि पूछ दे लेकोलिथ क्या है, तो याद रखना धरातल के आंतरिक भाग में पर्दा सेलों के बीच पाए जाने वाले आग्नेय सेल को क्या कहा जाता है, लेकोलिथ। फिर आपसे यदि पूछ ले फेकोलिथ क्या है, तो धरातल के आंतरिक भाग में अपनति और अभिनति के कारण पाई जाने वाली सेल क्या होती है, फेकोलिथ। लेकोलिथ क्या है, तो पृथ्वी के आंतरिक भाग किस नुमा बनी हुई हो, तस्ती नुमा बनी हो सेल को क्या कहते हैं, लेकोलिथ। सील और सीट क्या है, धरातल के आंतरिक भाग में चादर की तरह पाई जाने वाली आग्नेय सेल को क्या कहा जाता है, सील या सीट। और डाई क्या है, किसे धरातल के आंतरिक भाग दीवार के बाद, जब धरातल के आंतरिक भाग में जब लावा समकोण पर जमा हो जाए या मैग्मा किस पर जमा हो, समकोण पर जमा हो जाता है और वो दीवार के बाती हो जाता है, उस प्रकार के आग्नेय सेल को क्या कहा जाता है, डाइक कार। तो बच्चों आपने इस वीडियो के अंदर आग्नेय सेल और रूपांतरित सेल के कुछ बिंदु, उनकी विशेषता है, उनके बारे में अध्ययन किया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अवसादी सेलों के और कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और कायांतरित सेल या रूपांतरित सेल के बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।